अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन सालाना इंतखाबात की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। दो ग्रुप मद्द मुकाबिल है। एक है नेशनल ग्रुप जो कि पहले से मौजूद है, जबकि एक यूनाइटेड ग्रुप मार्ज वजूद में आया जो कि इलेक्शन में अपने एग्जेक्टिव मेंबर खड़े कर रहा है। एग्जेक्टिव मेंबरान में से सदर का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा दीगर अहदेदारों का जो इंतखाब है वो किया जाएगा। इलेक्शन अरूज पे है। क्या गहमा गहमी है, कौन सा ग्रुप क्या कहता है, मंशूर क्या है, आज प्रोग्राम में दोनों ग्रुप्स को लेंगे और देखते हैं कि वो मंशूर क्या पेश करते हैं। फैसलाबाद चैम्बर्स कारोबारी अफराद और ख़ास तौर पे फैसलाबाद के ताजर मजदूरों और तरक्की के लिए क्या करना चाहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर सबसे पहले आपको बताते चलें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद का इलेक्शन जो है उसकी गहमा गहमी अरूज के ऊपर है। दो ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त हमारे साथ नेशनल ग्रुप के एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवारान जो हैं वो दो मौजूद हैं जो कि सरकर्दा रहनुमा भी हैं इस वक्त, और इनसे बात का आगाज़ करूँगा। हमारे साथ ज़िशान हक साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार हैं, जबकि एहतशाम साहब मौजूद हैं, एहतशाम जावेद साहब, ये भी एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार हैं। तो बात का आगाज़ पहले एहतशाम भाई के हाथ में माइक है तो इनसे आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहतशाम साहब, कैसे समझते हैं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ 2020-21 के इलेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं, एग्जेक्टिव मेंबर 2 साल के लिए होता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर आप लोगों को अल्लाह पाक सुरखरू करता है तो क्या आपका मोटिव होगा, क्या ऐसा रोड मैप आपके जहन में, क्या आप करने जाएंगे जो सबसे मुनफरिद होगा और समझते कि एक नया मोटिव लेके, एक नया चार्टर ऑफ डिमांड या अपनी एक नई पॉलिसी लेके आप सामने मैदान में आ रहे हैं, तो किस तरह लोगों को कायल कर रहे हैं वो ज़रा हमें और हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़फ़र, सबसे पहले तो बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व करना ही नेशनल ग्रुप का मोटो है। गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से नेशनल ग्रुप चैम्बर में और मुख्तलिफ एसोसिएशंस में नेशनल ग्रुप के मेंबर अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं। बीइंग पार्ट ऑफ नेशनल ग्रुप एप्टपमा के अंदर मुझे 2 दफ़ा सर्व करने का, अभी भी बीइंग चेयरमैन सर्व कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ एक है, टू फैसिलिटेट द बिज़नेस कम्युनिटी अक्रॉस द सिटी ऑफ द फैसलाबाद। ये चैम्बर का मकसद भी यही होना चाहता है और उसी के लिए, और वहाँ पर किसी की इजारादारी कायम ना हो, तमाम लोगों को मौका मिले, वो अपनी अपनी बात कर सकें, अपने सेक्टर की नुमाइंदगी कर सकें। और जहाँ तक आपने विज़न की बात की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नेशनल ग्रुप ऑलरेडी सर्व कर रहा है, तो सबसे पहले तो जो नई आने वाली हमारी टर्म्स होगी उसमें उसका सबसे पहला जो हमारा विज़न होगा कि उनकी लेगेसी को लेके चलना, जो काम चल रहे हैं उनको लेकर करना और पाया तकमील तक पहुंचाना, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना और फैसिलिटेशन करना ताजर कम्युनिटी की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, दुकानदारों की, हर कारोबारी तबके की बात को वहाँ तक पहुँचाना और उनके लिए सॉल्यूशंस लेके आना। इसके साथ साथ फैसलाबाद शहर की तरक्की के लिए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए सहूलतों का मुतालबा करना, उनको प्रोवाइड करवाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो नेशनल ग्रुप बड़ी देर से इनका काम कर भी रहा है और उसी को इंशाल्लाह हम लेके आगे चलेंगे। अच्छा एहसान साहब, ऐसी आप कौन सी समझते हैं साबिक सदूर या एग्जेक्टिव मेंबरान को कमी कोताही छोड़ के जो आप समझते हैं, मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में बड़ी मेन होनी चाहिए, वो मेरी प्रायोरिटी होगी, शाम की प्रायोरिटी होगी कि इस चीज़ को आगे रखूँगा। फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से बात की और इस वक्त हम मसाइलस्तान बन चुके हैं। आपका ताल्लुक भी हुकूमती जमात से है, लेकिन आप बड़े फ़राग दिली के साथ उनको तस्लीम करते हैं गलतियों को, तो इसको कैसे देखते हैं? कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्या लेके आना चाहते हैं? देखिए बिलाल, बड़ी वाज़ेह, मैं ना नेशनल ग्रुप के जितने सदूर गुजरे हैं वो एक गुलदस्ता है, आप उसमें खामी नहीं निकाल सकते। उसकी एक वजह, देखें, हर इंसान अपने अंदर एक क्वालिटी लेके आता है, एक इंडिविजुअलिटी क्वालिटी होती है उसकी ना, उसके अंदर जौन सी है ना, वो एक स्पेसिफिक ऐसी खूबी होती है जो किसी दूसरे में नहीं होती। मैं उसकी मिसाल दे के बताता हूँ। राना सिकंदर आज़म जैसा दबंग सदर नहीं आ सकता जो दबंग राना सिकंदर आज़म है। रिजवान अशरफ जैसा इम्प्रोवाइज़र नहीं हो सकता, मतलब ही इज़ द बेस्ट इम्प्रोवाइज़र। ज़िया आलमदार जैसा क्रिएटर नहीं हो सकता। चौधरी नवाज़ जैसे शरीफ आदमी, शरीफ नफ्स इंसान नहीं मिल सकता। मतलब बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन चैम्बर के अंदर रही है, इसलिए खामी नहीं निकाली जा सकती। हाँ, अब अगली बात, टेनोर थोड़ा होता है, हर चीज़ कवर नहीं हो पाती, तो कुछ चीज़ें लीडरशिप के साथ, मशावरत के साथ और मौजूदा हालात के मुताबिक जो आज की ज़रूरत है, मिसाल के तौर के ऊपर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके अंदर उसको किस तरह कट डाउन किया जा सकता है,
इंडस्ट्री को मज़ीद वाइबल कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट, इसके साथ साथ आपके जो दुकानदार हैं उनका टैक्सेशन मैटर के साथ बड़ी लड़ाई चल रही है, उसको बेहतर तरीके से कैसे हल किया जा सकता है, ये ही हमारे ख्याल में आज के वक्त की प्रायोरिटीज़ है। तो आपके समझते आखिर पे आपसे मैं शान साहब की तरफ बढ़ने से पहले पूछूंगा कि एक्सपोर्टर्स के मसाइल जो थे ख़ासतौर पर इंडस्ट्री के, क्योंकि राव साहब बहुत बोलते थे तो उन्हें ये समझा जाता था, मुझे ये पता है वज़ीर आला के सामने, वज़ीर आज़म के सामने भी दो टोक अल्फाज भी उन्हें सुना भी देते थे, तो उस पर काफ़ी होती थी कि चैम्बर सियासी हो गया थोड़ा सा। तो इसमें कैसे देखते हैं कि एक्सपोर्टर और इनके जो मसाइल थे, क्योंकि आपसे बात करते रहे, आपने इस पर तस्लीम भी किया, जैसे 17% सेल टैक्स था, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनके कैसे पॉइंट ऑफ देंगे कि ख़ास तौर पे हमारा जैसे एक्सपोर्ट हमारी एकदम ऊपर आई है इंडिया बांग्लादेश से, लेकिन उसके साथ ही हमारी सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बना है हमारी इंडस्ट्री के लिए। देखें जी, देखें जहाँ तक तो सब्सिडी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी ख़त्म नहीं की गई, कम की गई, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मौक़िफ़ यही है कि उसको दोबारा पुरानी सब्सिडी जो पीटीआई का मंशूर था, जो ज़फ़र इकबाल सरवर की सरबराही में हमने ड्राफ्ट किया था, असद उमर साहब ने, इमरान खान ने उसे एंडोस किया था, उसको बहाल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर बात आती है सिकंदर आज़म की, तो उन्होंने आवाज़ बड़े अच्छे तरीके से बुलंद की, जो वो कर सकते थे उन्होंने की, वो लेके भी गए, फिर वो आपके सामने एक बड़ी कमेटी बनी जिसने काम भी किया। उनका एक स्टाइल, मैंने बोला ना, ही इज़ अ दबंग पर्सन, मैं दबंग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पूरा कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आने वाला सदर होगा उसकी प्रायोरिटीज़ अपनी होंगी, अपना तरीक़ेकार होगा, डिफरेंट। वो आने वाले सदर के लिए आपका नाम सर फहरिस्त आ रहा है, तो वो आने वाले सदर जो हैं वो क्या मुख्तलिफ करेंगे, अब आपने खुद ही जिक्र कर लिया, तो मैं चलो क्वेश्चन आपको कर ही दूँ इस हवाले से। पहली बात तो ये जी कि ये लीडरशिप का फैसला है, लीडरशिप जो भी फैसला करेगी मुझ समेत तमाम उसको मानेंगे, तो जो भी आएगा वो नेशनल ग्रुप के लिए, और क्योंकि इस दफ़ा बारी कॉर्पोरेट क्लास की है, तो ये तो पक्का है कि जी आपके कॉर्पोरेट क्लास के मेंबर्स में से सदर आएगा। अब उसमें से मैं, मुझ पे या किसी और पर, जिस पे भी लीडरशिप ट्रस्ट करती है, वो आएगा, तो होपफुली हम एज ए उसके साथ चलेंगे और उसके इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इंडस्ट्री के लिए बेहतरी के काम करेंगे। शान साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया। शान हक साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार हैं, आप कैसे देखते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर पहली बार चैम्बर के अंदर आ रहे हैं, जो पहले इससे एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, मैं पहली बार मुझे ना सिलेक्ट किया गया है अपना नेशनल ग्रुप की तरफ से, नेशनल ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार के लिए, और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, और बल्कि बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है कि बल्कि सिलेक्ट ही किया गया है कि क्या कहते हैं, नेशनल ग्रुप की तरफ से सिलेक्ट कर लिया गया, अब आपको इलेक्ट करना है। तो अब का आप कैसे देखते हैं, अगर शान हक साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर बनते हैं तो आप खासतौर पर विविंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कैसे उनकी नुमाइंदगी करेंगे, क्या उनके मसाइल हैं, कैसे उन्हें लेके चलेंगे, आपके जहन में विजन क्या? क्योंकि जिस दिन से आपके कागजात नामजदगी, जब आपका नाम आया होगा, तो उस दिन से आपके जहन में एक रोड मैप होगा कि मैंने इन 2 सालों में ऐसे सर्व करना है कि ताकि बेहतर तरीके से अपने मसाइल हल कर सकूं। कि ऐसे मसला ये है कि जो सबसे पहले बात है ना, कि इसमें जो उनसा सबसे पहले तो हमारा जो वीविंग सेक्टर है ना, उसका जो सबसे मेन पॉइंट है ना, कि वो अभी तक अनरजिस्टर्ड है। 50 से 60% उसके अंदर ना अनरजिस्टर्ड लोग चल रहे हैं, उनको ना हमने ना रजिस्टर्ड लेके आना है। इसमें छोटी लूम्स हैं और छोटी लूम्स हैं, जिसमें जैसे आप कह लेते हैं पावर लूम्स, आप उसको कह लेते हैं, उनको हमने ना मेरी तो सबसे पहले यही कोशिश होगी कि उनको ना मोटिवेट करूं कि वो रजिस्टर्ड हो, और फिर और उनके मसले मसाइल हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट है ना वीविंग की, आखिर मैं भी वीवर हूं, मुझे पता है कि वीविंग की कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बढ़ जाती है। इसमें इसका जौन सा है ना बाई प्रोडक्ट इसकी जौन सा मेन है वो है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमें बाज़ का बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो उसकी वजह से ना हमने ना हमारी ये मसले मसाइल हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है ना, उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, लेकिन वो हमेशा ना उसको नहीं मानते। वो हमारे ना एक मसला ये है कि हमारे एक जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि वो चाहते हैं कि हम ना रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन हम दूसरे तरीके से ना अपने ना कॉस्ट बढ़ाई जाए। अच्छा, ये बड़ा लेकिन आपके लिए कठिन मरहला होगा कि आप उनको रजिस्टर की तरफ लेके चलेंगे, बल्कि ये प्रोग्राम भी पहले ऑन एयर हो रहा है, तो ये भी लोग कहेंगे ये तो हमें रजिस्टर करवाने चलेंगे, क्योंकि शाम साहब भी इस चीज़ पे पहले बोल चुके हैं, तो ये चीज़ बड़ी ज़रा डिफरेंट हो जाती है। तो उन लोगों को कैसे कायल किया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली रजिस्टर होने से फिर वो फ़वाइद भी मांगेंगे जो कि उन्हें होने चाहिए, लेकिन कई बार गवर्नमेंट ऐसे टैक्स लगा रही है कि जो उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे, फिर उनको और गवर्नमेंट के दरमियान ब्रिज कैसे बनेंगे?
ये तो असल में अब देखें ना कि उसमें अब हम जो हमारा जो सबसे मेन होगा ना, उनको इसके फ़वाइद तो बताने पड़ेंगे, क्योंकि ये देखें अब आप वो उसमें पे करते हैं, यान लेते हैं, उसमें वो 3% अबव देते हैं, बिजली की कॉस्ट में वो ज़्यादा देते हैं। उनको ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि इसके बगैर, नॉन रजिस्टर्ड के बगैर या अनरजिस्टर्ड के बगैर जो ये अनरजिस्टर्ड हैं या उसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनको ये जौन से वो 3% अबव दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वैसे भी तो FBR वाले या दूसरे हैं वो वैसे भी तो फैक्ट्रियों में चले ही जाते हैं, जौन से क्या कहते हैं रजिस्टर्ड नहीं है, चेकिंग के लिए जाते हैं, पता तो उनको होता ही है। तो फिर उनको कहेंगे कि जब आप रजिस्टर्ड हो, आपके पास पूरे कागजात हैं, तो आपको किस चीज़ की परेशानी है? यानी कि FBR की तरफ से जो एक हरासा करने का सिलसिला चल रहा था, आप चाहते हैं ये भी खत्म हो जाए? ये भी खत्म हो। जब आप पक्के हो गए, हर चीज़ में हो गए, तो आपको तो फिर मसला ही नहीं होगा कि आप उस चीज़ में ना क्या कहते हैं आप बार बार परेशान हो गए या हो गए। जब देखें ना, अब मेरे कागजात या हर बंदे के कागजात पूरे होते हैं, तो उसको क्या परेशानी होती है कि वो इन मुतलका अदारों से डरे। अच्छा, इसके अलावा जब एग्जेक्टिव मेंबर बनेंगे डेफिनेटली अपनी क्लास वीविंग के तो आप सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आपका समझते हैं कि फैसलाबाद के जो मेन इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें जिस पे काम होने वाली हैं, वो कौन सी है जिस पे आप चाहेंगे कि मैं उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर पेश हूँ? क्योंकि डेफिनेटली चैम्बर में वज़रा भी आते हैं, मशीर भी आते हैं और वज़ीर आला तक आते हैं, तो उन गवर्नर भी आते रहते हैं, तो उनके सामने आप क्या पॉइंट रखेंगे कि ये फैसलाबाद के इश्यूज़ हैं या ये मसाइल हैं? क्योंकि बेसिकली चैम्बर फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए मसाइल भी हल करने के लिए आवाज़ बुलंद करता है। बिलाल भाई, यहाँ ना कुछ बात शायद सियासी भी हो जाए, क्योंकि वो ना बात पता क्या है, यहाँ फैसलाबाद में ना चाहे जो भी हुकूमत रही है ना, उसने फैसलाबाद के लिए ना कुछ भी नहीं किया। चाहे यहाँ MNA MP जो रहे हैं ना, उन्होंने फैसलाबाद के लिए ना कोई, देखें अब आप मसलन ये अब आपके सामने है किनाल रोड पे कश्मीर पुल है, ये हर एक का पहला मसला हर जुबान पे आता है, बल्कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी। कश्मीर अंडरपास हर एक ही पहले हाँ, सबसे पहले कश्मीर पुल है। उसके बाद अब आप देखें जड़ावाला रोड है, बिल्कुल जड़ावाला रोड है, बंद पड़ा है, वो मुकम्मल बंद पड़ा है, वो मुकम्मल बंद पड़ा है। इसके और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आपके ये सीवरेज सिस्टम है फैसलाबाद में, आपके कंस्ट्रक्शन, मतलब अब हम किस किस जगह से बात करेंगे, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी आपकी। आप जहाँ से करेंगे वो वहीं हर जगह ना उसको आप मसलन वो कहते हैं ना कि वो कहेंगे कि आप वो ज़ख्म खुरेदने वाला, ये ज़ख्म जितना छेड़ेंगे वो उतना ही रसेगा आपका। ये एहतिशाम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, निशान साहब ज़रा माइक दीजिएगा ताकि इख्तिताम की तरफ बढ़ें। जी, मैं इसके अंदर ना बड़ी वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। निशान उसको डिस्क्राइब कर रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, आई रियली अप्रिशिएट। देखें जी, हमें इसके अंदर समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को मैं बीइंग पार्टी के साथ हुकूमती सपोर्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि वो जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे। मकसद ये है, वो हरासा हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको हरासा किया जाता है, उनकी आर्म टेस्टिंग की जाती है, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों को हरासा करती हैं। हुकूमत को ऐसे इकदाम करने पड़ेंगी, ऐसी फैसिलिटेशन देनी पड़ेंगी, लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि वो रजिस्ट्रेशन की तरफ आएँ, ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। ये अल्टीमेट एक बात है। फैसलाबाद के शहरी कपड़े का काम करने वाले, पूरे मुल्क की ज़रूरत का कपड़ा पूरा होता है पाकिस्तान फैसलाबाद से। इसका मतलब बिगेस्ट इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन के तौर पर हम एक्सपोर्टर्स हैं सारे के सारे। तो इस शहरों को, इस कपड़े की सनत को जो 60% आपकी एक्सपोर्ट में हिस्सा रखती है, गवर्नमेंट को सीरियसली लेना पड़ेगा। और यही वो आवाज़ है जो नेशनल ग्रुप उठाएगा और जो नेशनल ग्रुप का मोटो है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, एहतिशाम जवेद साहब और ज़िशानुल हक साहब। बहुत ही उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने मोटिव, ख़ासतौर पर कहते हैं कि उनका एजेंडा क्या है अगर वो मुंतखब होते हैं तो वो सामने रखा है। और ख़ासतौर पर एक नुक्ता मैं इस चीज़ को अप्रीशिएट करूँगा, दूसरे ग्रुप से भी उनका मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन ये चीज़, इस चीज़ को मैं अप्रीशिएट करूँगा, हमारे तमाम एग्जेक्टिव मेम्बरान के उम्मीदवार जो भी कामयाब होकर आते हैं उन्हें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हम जो टैक्स देते हैं उसका हक़ हमारे पे है। सूबाई खुद मुख्तारी की जब बात करते हैं, तमाम सूबे अपना हक़ मांगते हैं, तो ऐसे तमाम शहर जो सबसे
ज़्यादा टैक्स देते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तरक्याती कामों के ऊपर भी उसका बजट लगना चाहिए, ताकि वो शहर बता सके कि हम सबसे ज़्यादा बजट जनरेट करते हैं, तो हमें बजट का हिस्सा मिलता है, ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी अफराद हैं, ताजर हैं, जो मजदूर हैं, वो टैक्स देने को सपोर्ट करें, ना कि इस चीज़ को कंडेम करें। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं। बड़ी गहमा गहमी है। फैसलाबाद के अंदर दो ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं, नेशनल ग्रुप और एक नया ग्रुप जिसे यूनाइटेड ग्रुप कहते हैं, वो मैदान के अंदर है। बहुत सारी चहमुगोइयाँ भी चल रही हैं, बहुत सारे चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद चैम्बर का इलेक्शन होने जा रहा है, कुछ रोज़ बाकी हैं और आज की सूरत हाल के मुताबिक जो गहमा गहमी है वो अपने अरूज के ऊपर है, जोड़ तोड़ भी चल रही है। एग्जेक्टिव मेंबरान जो थे नेशनल ग्रुप के हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ यूनाइटेड ग्रुप के दो एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद हैं। मियाँ इशफाक हुसैन हैं और मोहम्मद तैयब मुग़ल हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का दोनों मेहमानों का। इशफाक साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त कि अगर एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर अल्लाह आपको कामयाब करता है तो आपका क्या विजन होगा? फैसलाबाद के लिए किन कामों की ज़रूरत है? फैसलाबाद चैम्बर के लिए, फैसलाबाद चैम्बर के अलावा कारोबारी अफराद के लिए क्या वो आवाज़ है जो कि आप समझते हैं बनने की ज़रूरत है, और क्या वो महरूमियाँ होंगी जो समझते हैं कि पिछले दौर में या कोई भी और नहीं दूर कर सका और जिसके लिए आप आना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तारीफ़ मेरे परवरदिगार की, जो हमें ये हिम्मत देता है कि हम अपनी बात को ऑनर कर सकें। और बाद इसके फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जो आजकल पूरी जोश व खरोश से हमारा यूनाइटेड ग्रुप मैदान अमल में है, और उसके सरपरस्ती आला हमारे चेयरमैन चौधरी हफीज़ साहब ने ये बेड़ा उठाया, उस बेड़े के साथ हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक उनका साथ भी देंगे। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जो कोताहियाँ, जो बदनज़मियाँ और उसके अंदर जो करप्शन के मामला देखने में आए, सुनने में आए, उसके हवाले से चौधरी साहब ने इस आवाज़ को बुलंद किया कि हम अपने उम्मीदवारों को मैदानी अमल में लाकर इंशाल्लाह कामयाबी के बाद चैम्बर के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाती है उस पर अमल दरामद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो हालात के ऊपर इनकी नज़र नहीं थी, मियाँ साहब के सामने कुछ ऐसे ढोल हैं जो सिर्फ बजते हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, उनको गलत तरीके से गाइड किया गया। इंशाल्लाह हम इस सकूत को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद ऐसे लोगों को हम अब सामने लेके आएंगे जो इसके मुस्तहिक होंगे और जो ज़हनी तौर पर इतनी सलाहियतों के मालिक होंगे, जो फैसलाबाद में चैम्बर की असल और बुनियादी पॉलिसियों को कारआमद कराने के लिए अपनी कोशिशें बुरे कर लाएंगे। अच्छा इशफाक साहब, आप कैसे देखते हैं कि आपने कहा कि ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट क्लास के लिए, छोटे ताजरों और छोटी इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे? क्या मतलब आपके पास ऐसी कोई विजन है, जो ऐसा कुछ आपके पास कोई सोच है कि एसएमईज़ के लिए ये हो तो बड़ा ही बेहतर हो सकता है, कॉर्पोरेट क्लास के लिए ये हो तो बहुत बेहतर हो सकता है और फैसलाबाद को ज़्यादा नुमाइंदगी मिल सकती है? छोटी इंडस्ट्री के लिए हमारा विज़न ये है, हमारा मंशूर ये है कि इनको अव्वल तो इनको नुमाइंदगी ही नहीं दी गई, उनको चैम्बर के दरवाजे उनके लिए बंद रखे गए। अगर कुछ लोगों ने रब्ता भी किया तो उनको कोई रिस्पॉन्स ना मिला और वो मायूस होकर वापस चले गए। हम इंशाल्लाह छोटी छोटी हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हमारी दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम इनको पूरी नुमाइंदगी देंगे और इनके जो कारोबार की बेहतरी के मसाइल हैं उसकी तरफ इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस होगा। उसके लिए हमें गवर्नमेंट नुमाइंदों से, हमारे वज़ीर आला से, हमारे गवर्नर से और जो डेलीगेशन आते हैं फॉरेन कंट्री से भी, उनके लिए हम बेहतरीन पॉलिसीज़ तजवीज़ करके उनको देंगे और अपने छोटे कारोबारी हज़रात के लिए हम एक बेहतरीन इंशाल्लाह वो अमल सामने लाएंगे जिससे उनकी तरक्की होगी और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अच्छा, दूसरा आपने पूछा अपना कॉर्पोरेट सेल का। कॉर्पोरेट के जो हमारे जो दोस्त हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं इंडस्ट्री लेवल पे, जो प्राइवेट लिमिटेड फर्में हैं उनके भी जो मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मसाइल हैं, उनके इनकम टैक्स के हवाले से मसाइल हैं, और हमारा जो FBR का दायरा है उनको भी गलत ब्रीफ किया जाता है। वो छोटे ताजरों के लिए जो नोटिस जारी करते हैं उससे हमारा ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। हम ऐसी पॉलिसियों के लिए उनकी नुमाइंदगी करेंगे जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारा टैक्स सिस्टम भी बेहतर हो और हमारे अदारे भी एतमाद में रहें। इस वक्त आप कैसे देखते हैं फैसलाबाद, क्योंकि ये हम कॉर्पोरेट उसकी क्लास, क्योंकि चैम्बर जो है फैसलाबाद की नुमाइंदगी भी करता है, तो फैसलाबाद की तरक्की के हवाले से सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले चैम्बर के हवाले से क्या चाहते हैं कि फैसलाबाद को कैसा शेयर मिलना चाहिए, कौन से काम होने चाहिए जो कि हम फैसलाबाद एज आ फैसलाबाद के शहरी निगलेक्टेड है? हमारा शहर फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह 60% टैक्स देने वाला शहर है जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और चैम्बर को एक बहुत अच्छा फ़ंड्स मिलते हैं। उन फ़ंड्स के लिए अगर हमारा चैम्बर बेहतरीन तरीके से उसकी मनसूबाबंदी करे तो हम फैसलाबाद को
दुनिया में एक अच्छा नाम दे सकते हैं, पाकिस्तान में बेहतरीन मकाम दे सकते हैं, जिसकी मिसाल हमारे पास सियालकोट का चैम्बर है। तो अगर हम इसी तरह अपना भी काम करेंगे तो ये हमारा फैसलाबाद का चैम्बर अपने ताजरों की नुमाइंदगी के साथ, ताजरों की मोहब्बत के साथ, उनके बिजनेस को फलता फूलता देखने के साथ बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तैयब मुगल साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। तैयब साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। भी आप कैसे देखते हैं कि आप अगर एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर मुंतखब होते हैं तो क्या आपके पास पॉलिसी है जो कि आप लाना चाहते हैं, ताकि सुनने वाले देखने वाले फैसलाबाद के शहरी भी देखें कि तैयब साहब उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए, लेकिन इनके पास क्या वो पॉलिसी है, क्या मैंडेट है जो कि सामने आप आवाम के सामने रखना चाहते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाईजान मसला ये है कि आज तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कभी छोटे ताजर को नुमाइंदगी नहीं दी गई। हमेशा वहाँ पे एक सिलेक्शन हुई है। जो बड़े ग्रुप लीडर थे, जिनको अपने पैसे के बल पे जो ग्रुप के लीडर बने, कोई उनमें विज़न नहीं, कोई उनमें कैलिबिलिटी नहीं, कोई छोटे ताजर के लिए फलाह के लिए कोई उनका काम नहीं है। उनका मकसद ये है कि सिर्फ अपने बिज़नेस को, अपने घर को उन्होंने परवान चढ़ाना है, अपने रिलेटिव, अपने अजीज़ो कारब। उसके अलावा कोई छोटा ताजर मरता है, डूबता है, उनको कोई सरोकार नहीं है। हमारी फैसलाबाद में मोटर मार्केट पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटर मार्केट है। बिलालगंज मार्केट इंपोर्टरों के लिहाज से सबसे बड़ी मार्केट है। इस मार्केट में चंद एक बंदे जो इस पे हैवी हैं, इनको क्रप्चर किया हुआ मार्केट को उन्होंने, वो अपने तरीके से इसको चलाते हैं। छोटे नुमाइंदे, छोटे दुकानदार, जिनको बेचारों को किसी का पोर्ट का प्रॉब्लम, किसी का माल कस्टम में पकड़वा देते हैं, किसी को कहीं तंग करना, किसी को कहीं तंग करना, कि किसी तरह का छोटा ताजर ऊपर ना आए। मैं एक छोटा ताजर ज़ीरो से स्टार्ट होके ऊपर तक आया हूँ, और मेरा विज़न ये है कि मेरे जो भाई जो मेरे साथ छोटे ताजर हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे इंपोर्टर हैं, उनको मैं हमेशा साथ लेके चलूँ। जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है, मैं उनके शाना बशाना खड़ा हूँ। कहीं ट्रेड का प्रॉब्लम है, कहीं वीज़े का प्रॉब्लम है, कहीं चैम्बर का प्रॉब्लम है, कहीं जो भी एलिगेशन है, कहीं कस्टम का प्रॉब्लम है, उनके साथ हम वक्त हर टाइम तैयार खड़ा रहूँ। उनके ज़रूरियात, उनके मसले, उनके मसाइल, ये ना हो कि जी बड़े आदमी को तो फ़ोन करें तो वो फ़ोन दिल करे उठाए, दिल करे नहीं उठाए। मेरा ये है कि मैं अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहता हूँ, और जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हुई हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो आने वाली नस्ल है, आने वाले छोटे ताजर हैं, जिनको अल्लाह पाक हिम्मत दे, ऊपर चढ़ने की तौफीक दे, आगे आने की तौफीक दे, मैं उनके साथ हर तरह से हर जगह पे हमेशा खड़ा रहूँगा। और उनका जो भी मसला हो, चाहे आधी रात हो, सारा दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, इंशाअल्लाह ताला मुझे वो कभी पीछे नहीं पाएंगे अपने। तो शहर की तरक्की की बात करते हैं, आपके ख्याल में शहर के कौन से मसाइल हैं बुनियादी जो कि हल होने चाहिए, जो आप समझते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको मुंतखब होते हैं तो आप उनको पुट अप करेंगे? कोई भी अगर वज़ीर आता है, कोई मशीर आता है, गवर्नर आता है, कोई भी आता है, तो उसके सामने रखेंगे कि ये फैसलाबाद ने इतना टैक्स दिया और इसमें से इतना हिस्सा, अगर सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो हमें, अगर शहर के तौर पर हम सबसे टैक्स देते हैं ज़्यादा, तो हमें इतना हिस्सा हमारा मिलना चाहिए ताकि हम फैसलाबाद को खूबसूरत बना सकें। हमारा फैसलाबाद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सिटी है, पाकिस्तान के तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का। इसमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं। हमारे बेशुमार ऐसे अभी 4 से 5 अंडर बाईपास हमें ज़रूरी चाहिए। हमारे फैसलाबाद की ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो दिन ब दिन तजावज़ करता जा रहा है। आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों को सहूलत, ट्रैफिक सहूलत चाहिए, लोगों को सीवरेज चाहिए, और सबसे बढ़ के हमारे फैसलाबाद के लोगों को मीठा पानी चाहिए। जो सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है वो मीठे पानी की है। फैसलाबाद में हेपेटाइटिस पेशेंट 70% लोग हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं। उसकी वजह कि हमें पीने को साफ़ पानी मुयसर नहीं है। हमारे किसी भी चैम्बर के अहदेदार ने, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज तक इतनी जहमत, इतनी तौफीक नहीं की कि इस फैसलाबाद शहर के लिए कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ही लगा लिया जाए, कि ताकि हमारी आवाम जो हस्पतालों में गिड़गिड़ा रही है, मर रही है हेपेटाइटिस की वजह से, उसको कोई सुख का सांस मिले, कोई गरीब आदमी को सुख का सांस मिले। जब तक साफ़ पानी नहीं हमें मिलेगा, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हम अपने बच्चों को कैसे परवान चढ़ा सकते हैं? मेरी जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, हम इस शहर की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे।
अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, हम सब भाइयों को तौफीक दे, मिल बैठ के इस शहर की तरक्की के लिए काम करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया इशफाक हुसैन साहब और तैयब मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं इस ब्रेक को अख्ताम की तरफ लेकर चलूँगा यहाँ से, और एक चीज़ कहूँ, जैसे कि मैं नेशनल ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो उनके ख्याल में उनके जो साबिक सदूर हैं, जो मेंबरान हैं, उनमें कमी कोई नहीं थी, वो वर्सटाइल थे और वो कोई नई जो है आने वाले लोग हैं वो और कुछ नई जिद्दत लेके आएंगे। लेकिन यूनाइटेड ग्रुप का कहना है कि बहुत सारी खामियाँ, कोताहियाँ जो हैं वो छोड़ी गई हैं, जिनको पुर करने के लिए इन्होंने फैसला किया मैदान अमल के अंदर आएँ, इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन के ज़रिए आकर आगे जब मुंतखब होते हैं तो उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो विजन है, वो सामने रखा। लेकिन एक चीज़ दोबारा से कहूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है फैसलाबाद की नुमाइंदगी जो भी आए, जहाँ से आए, जिस मर्जी ग्रुप से आए, लेकिन फैसलाबाद के मेंबरान असम्बली के सामने भी इस चीज़ को बावर करवा चुके हैं, जो हमारा हक है टैक्स के अंदर वो हमें उतना मिले कि हम फैसलाबाद को ये नुमाइंदगी देते हुए फ़ख्र महसूस करें कि हमने फैसलाबाद की आवाज़ और इसकी अलमदारी का हक अदा किया है, ताकि फैसलाबाद तरक्की भी कर सके और बेहतर तरीके से आगे चल सके, और हम आगे आने वाले दिनों में, अगले आने वाले सालों में इस चीज़ को बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह सकेंगे कि फैसलाबाद हमारा शहर है, मैनचेस्टर, और हमने इसकी खिदमत की है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शंस के हवाले से बात करें। गहमा गहमी अरूज के ऊपर है, चंद दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन के अंदर। 14 और 15 को एग्जीक्यूटिव मेंबरान के उम्मीदवार जो हैं उनके लिए वोट कास्ट किया जाएगा। जफर डोगर साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया इनका टाइम देने का। ब्यूरो चीफ हैं, सिटी 41 के सीनियर तजियाकार भी हैं, जबकि फैसलाबाद प्रेस क्लब के सदर भी हैं। डोगर साहब, कैसे देख रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़? इलेक्शन हर साल होते हैं, हर साल उम्मीदवार आते हैं, लेकिन हमेशा से नेशनल ग्रुप का पलड़ा भारी रहा है। इस साल भी उनका पलड़ा भारी तस्वर किया जा रहा है, लेकिन यूनाइटेड ग्रुप इस बार मैदान अमल में आया है और मद्दे मुकाबला आगे खड़ा हो गया है और बड़ी गहमा गहमी इस वक्त चल रही है। आप कैसे देखते हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए आने वाले एग्जीक्यूटिव मेंबरान जो हैं, जिनमें से सदर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब भी होता है, सिलेक्ट होते हैं, क्या इनका किरदार होना चाहिए और फैसलाबाद में कौन सी ऐसी कमी है? क्योंकि मैं अगर फैसलाबाद को देखूं तो इस वक्त फैसलाबाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पर टैक्स देने के बावजूद निगलेक्ट हो चुका है। आप कैसे देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को, हमारे कारोबार को, हमारे ताजर को और ख़ास तौर पर हमारी आवाम और मजदूर को किस तरह की लीडरशिप चाहिए? ये बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने बहुत ही अहम मौजू पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमेशा कोई ना कोई बहुत हार्ट जो इशू होता है उसको चुनते हैं, और इस पर मैं ये कहूँगा कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा चैम्बर है, और बहुत बड़ी तादाद में मेंबर्स इसके साथ मुंसलिक हैं। और फैसलाबाद के सनतकार और ताजर जब भी कभी खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पे कोई आफत आती है, कोई सैलाब आ जाए, कोई कुदरती आफात हों, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हमेशा इन्होंने अपना रोल अदा किया है और बहाली के काम में मदद करते हैं, गरीबों की, मुतासरीन की मदद करते रहे हैं हमेशा। लेकिन एक हमें गिला रहा है चैम्बर से कि जिस तरह सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वहाँ एयरपोर्ट बनाया अपनी मदद आपके तहत, इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके क्रेडिट पे हैं कि वो अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ बना रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उस तरह का कोई बड़ा मेजर प्रोजेक्ट फैसलाबाद में नहीं है। ये एक अफसोसनाक बात है। और ये जो इलेक्शन होते हैं, नेशनल ग्रुप ज़ाहिर है हमेशा से तकरीबन इलेक्शन तो होते नहीं, सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप सरगर्म है, दूसरा बिल्कुल छोटा सा ग्रुप था। अब ये हुआ इस साल ये फ़र्क पड़ा है कि एक जो दूसरा यूनाइटेड ग्रुप है अब वो भी मैदान में आ गया बाकायदा, और उम्मीदवार मैदान में ले आया, और इस तरीके से उम्मीदवार लेके आया कि उन्होंने कहा है कि अब हम बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा अलबत्ता मुझे ये नज़र आता है कि सिलेक्शन में आके बंदा सुस्त पड़ जाता है। जब मुसलसल सिलेक्शन हो रही होती है, एक ही ग्रुप बरसर इक़्तिदार जब रहे, तो वो फिर ये होता है कि आहिस्ता 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 डिलीवर करने में फिर सुस्ती भी आ जाती है। हालांकि मौजूदा चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा राना सिकंदर आजम, बहुत मेहनत की इन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त काम किए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब कंपटीशन होता है, जब दो ग्रुप्स बाकायदा लड़ते हैं, मतलब लड़ पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ कि मद्दे मुकाबल जब होते हैं, तो उसमें कम से कम एक प्रेशर होता है आप पे कि आपने डिलीवर करना है हर सूरत, और ज़्यादा डिलीवर करना है, और सेहतमंद फ़ज़ा पैदा होती है, कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा होती है। मुकाबले में भी मज़ा आता है, जीतने वालों को भी मज़ा आता है कि यार एक मुकाबले में बंदे थे, इधर थे।
तो इसलिए मैं इस जो मुकाबले की फ़ज़ा है इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं ले रहा। इसका लाजमी तौर पे आइंदा से चैम्बर की जो पॉलिटिक्स है, चैम्बर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन पे भी दबाव होगा कि हमने कुछ ना कुछ करना है और बड़ा करना है। इसी तरह अगर यूनाइटेड ग्रुप जो है वो कोई सरप्राइज़ दे देता है तो ये बहुत बड़ी एक सरप्राइज़ की शक्ल में, तो फिर मैं समझता हूँ उन पे बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि हमने कुछ डिलीवर करना है, क्योंकि लोगों ने उन पे एतमाद का इजहार किया होगा और ये बहुत बड़ा एक इनकलाब होगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चेंज होगी, क्योंकि अभी तक किसी को यकीन नहीं है कि यूनाइटेड ग्रुप कोई बहुत बड़ा कोई रोल अदा कर पाएगा। लेकिन उनके भी जो ज़िम्मेदारान हैं उनका कहना है कि उनके खास साथ अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद हैं जो अभी फ्रंट पे आना नहीं चाह रहे, ताकि कोई उन पे दबाव ना डाल सके, उनको अपने साथ में लाने के लिए मुख्तलिफ ज़्यादा सिफारिशें ना शुरू हो जाएँ। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अपने बहुत सारे अरकान को खुफिया ज़ेर ज़मीन एक तरह से रखा हुआ है, ताकि वो आज़ादी के साथ उस दिन अपना हक के राय दही। यूनाइटेड ग्रुप वालों से हमने पूछा कि आखिरकार आपको ऐसी कौन सी वजह दरपेश आई कि आप मैदान अमल में आए, तो वो कह रहे हैं कि शायद फैसलाबाद चैम्बर ने हमारा किरदार वो अदा नहीं किया, ना सर ख़ास तौर पर छोटे स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बड़े इजहार किए। उन्होंने कहा जी हमेशा बड़ा इंडस्ट्रीज जो है फ़ायदा उठाता रहा, हम भी बड़े इंडस्ट्रीज़ को आगे लेके आएंगे, उनके इशूज़ को हाईलाइट करेंगे। लेकिन जो SMEs हैं और ताजर हैं वो रिजेक्ट हुए, आप इसको कैसे देखते हैं? और ख़ासतौर पर एयरपोर्ट की बात वो करते रहे, रोड्स की बात करते रहे कि इसके अलावा हमारा एक्सपो सेंटर जो है उसके हवाले से कभी ऐसी आवाज़ बुलंद नहीं की गई, तो हम ये मोटिव लेके आए। जबकि अगर नेशनल ग्रुप की बात करें तो राना एहतशाम साहब कह रहे थे कि हम अगर इक़्तिदार में दोबारा से आते हैं तो हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक दोबारा से वही एक रवायत बरकरार रखेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले की फ़ज़ा के अंदर क्या चीज़ जो है फैसलाबाद को यकीनी तौर पर चाहिए, जैसे कि तरक्याती मनसूबे हमारे लिए इस वक्त नागुज़ीर हो चुके हैं? जी बिल्कुल बिलाल, ये अगर उस ग्रुप में ये एहसास महरूमी पाया जाता है और वो कहते हैं कि सही नुमाइंदगी नहीं हुई, तो लाजमी तौर पे अगर वो इलेक्ट होते हैं तो वो इस पहलू का ख्याल रखेंगे, और अगर ये इलेक्ट होते हैं दोबारा तो इनको भी उन चीज़ों का ख्याल होगा कि भैया अब आइंदा से हम इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करेंगे और हमें आगे बढ़ना है और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इलेक्शन का बहरहाल जो है ना वो नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। और इस इलेक्शन में भी मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फ़ायदा देख रहा हूँ, उस पूरी जो सनतकार बरादरी हो, ट्रेडर बरादरी हो, वो सब जब मिल के एक इसमें जब उनकी नुमाइंदगी भरपूर होगी और इलेक्शन के ज़रिए होगी तो लाजमी तौर पर शहर का भी फ़ायदा होगा, ट्रेडर्स का भी और सनतकारों का भी फ़ायदा होगा। जैसे डॉक्टर साहब एंड पे आप कैसे देखते हैं जो हमारे ट्रेडर्स विंग, जैसे कि मैंने नेशनल ग्रुप वालों से पूछा तो मैंने कहा कौन सी कमी कोताही रहेगी कि अब आप नया विजन लेके आएँ, तो उन्होंने खूबसूरत बात की हमारा गुलदस्ता बड़ा प्यारा है, हम कुछ और नया लेके आएंगे। जबकि यूनाइटेड ग्रुप कहते हैं कि हम फैसलाबाद के लिए वो करना चाहते हैं जो निगलेक्ट हुआ है। आप क्या समझते हैं कि फैसलाबाद के इस वक्त मरकज़ी कौन से इश्यूज़ हों जो कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से अगर अच्छा किरदार अदा किया जाए, पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए तो बेहतर तरीके से हाईलाइट किए जा सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो पुराना इशू जो हमारा हक है हाई कोर्ट बेंच का, उसके लिए चैम्बर इतना ज़बरदस्त रोल अदा कर सकता है। इनके अपने झगड़े रोज़ाना केसेस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, ये इतने खुद बहुत तंग हैं, लेकिन कोई ऐसी मौसर तहरीक नहीं चल सकी, कोई इतना मौसर किरदार चैम्बर अदा नहीं कर सका और ना ही डिस्ट्रिक्ट बार कर सकी है और ना ही यहाँ की शहरी कर सके कि इतना बड़ा इशू है। वो बार के इलेक्शन में हर दफ़ा इसको स्लोगन बनाया जाता है, लेकिन इस बार मैं नहीं समझता चैम्बर के इलेक्शन में इसको स्लोगन भी बनाया गया हो। तो ये हालांकि इनका अपनी डिमांड है और ये रोल अदा करते रहे हैं माजी में, अब बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। सबसे पहले हाई कोर्ट बेंच है, उसके अलावा जो फैसलाबाद का जो एक्सपो सेंटर के लिए फुल इनको दबाव डालना चाहिए, और फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको या तो बिल्कुल एक नया एयरपोर्ट के लिए जो पहले एक ज़ेरे गौर थी तजवीज़, या फिर मौजूदा एयरपोर्ट जो है उसको बहुत जदीद तकाज़ों के मुताबिक उसको बनाया यहाँ से कार्गो अगर जाए तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ यहाँ से जो ड्राई पोर्ट्स के कुछ इश्यूज़ हैं वो हल करवाए जाने की ज़रूरत है। यहाँ स्मूथ हैंडलिंग हो जाए, पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, अब उस तरह से नहीं हो रही। तो ये चंद बड़े जो मामले हैं, और फिर इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने के लिए उनको दबाव डालना चाहिए चैम्बर की क़यादत को। और चैम्बर के बिल्कुल अगर हम कहें नाक नीचे कश्मीर अंडरपास है जो कि 2.5 साल से भी लटका हुआ है, तो मेरे ख्याल में चैम्बर को तरक्याती कामों के हवाले से भी अपना किरदार बड़ा अदा करने की जरूरत। जी बिल्कुल। देखिए, कश्मीर पुल पे 2.5 साल में ये नहीं बनवा सके, हालांकि उनको खुद सबसे ज़्यादा ये तंग हो रहे हैं खुद। तो ये वो एक इज्तिमाई कलेक्टिव एक जो दबाव होता है, प्रेशर होता है अच्छे कामों के लिए,
वो डालने में चैम्बर मैं समझता हूँ नाकाम रहा है इस वक्त तक, वो कोई भी क़यादत रही हो। लेकिन अभी ज़रूरत इसी अमर की है कि सारे मुत्तहिद होकर फैसलाबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेन, उसकी बहाली के लिए काम करें। और जैसे बाकी मैंने 4-5 हाई कोर्ट बेंच है, एक्सपो सेंटर है, और फिर ड्राई पोर्ट के जो मामला और एयरपोर्ट के, ये कॉमन जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट, इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वही मकसदी पॉइंट जो कि मैं पहले भी बात करता आता रहा हूँ, इलेक्शन हो, इससे फ़ायदा क्या होगा, मुकाबले की फ़िज़ा के अंदर एक पॉजिटिविटी जो है सामने आती है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ फिर हम कहेंगे, हम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि उन एग्जेक्टिव मेंबरान के उम्मीदवार जो हैं उनके मुंह में ये डाला जाए, उनको ये बावर कराया जाए। लेकिन मुझे खुशी हुई कि सब दोनों ग्रुप्स के उम्मीदवार जो हैं उनको ये चीज़ का एहसास है कि फैसलाबाद को महरूम किया जा रहा है, और जितना हम टैक्स देने उसकी महरूमियाँ ख़त्म करके हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसी पर हम दोबारा जोर देंगे प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर भी, फैसलाबाद को हमारा पूरा प्रॉपर टैक्स के हिसाब से हिस्सा दिया जाए, ताकि ये शहर जैसे खुद मुख्तारी सूबों की है वैसे शहर को भी उसके हिसाब से कुछ दिया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से तरक्की करके दुनिया को बता सके कि हम बिल्कुल इस वक्त साजगार माहौल दे रहे हैं। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।